हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 19 फरवरी को मैट्रिक का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितना भी हम आप सभी को क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन पिछले मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी आने वाले मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि सुरक्षा का अधिकार। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, सुनाई का अधिकार, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता के शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 7 को देखिए कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। और याद रख लीजिए कि यह एक ऐसा सवाल है वैश्वीकरण वाला जो मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और आप भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसीलिए इसे याद कर ही लीजिए कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में किस प्रकार से तर्क दिए जा सकते हैं। आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी की प्राप्ति, अच्छा उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, नए बाजार तक पहुंच, उत्पादन एवं उत्पादित वस्तुओं के स्तर को उन्नत करना। ये सभी है भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में। ये हम निम्नलिखित बिंदुओं से तर्क दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है जी। एक होते हैं विकास के आधार पर, दूसरा होते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो आप यहाँ पे आंसर में लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था 2 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होगा विकास के आधार पर। तो दोस्तों, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होती हैं। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, तो दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और याद रखिए, ये बात जान भी जाइए कि विश्व में हमारा ही देश, केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। अगला सवाल कहता है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है जी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे लिखिएगा कि सहकारिता का अर्थ यह है कि मिलजुल कर कार्य करना। जब ऐसे कार्यों का उद्देश्य आर्थिक हो जाता है तो इसका अर्थशास्त्र की सहकारिता कही जाती है। अर्थ की एक संगठन, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर स्वेच्छापूर्वक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं, इसे ही सहकारिता कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है जी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। आसान शब्द में लिखिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के श्रेणी में वैसी कंपनियां आती हैं जिनका फैलाव एक से अधिक देशों में है। वे अपनी विस्तार इकाइयों के नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, चाहे उनकी इकाइयाँ किसी भी देश में क्यों ना हो। विश्व स्तर पर यह वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करती है, ये विभिन्न उत्पादों को भी जोड़ती है, इसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सैमसंग को देख लीजिए, कोका कोला को देख लीजिए, फोर्ड मोटर्स को देख लीजिए, ये सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आसान शब्द में याद रखिएगा कि वैसी कंपनियां जो एक देश में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में व्यापार करती है उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ज्योग्राफी यानी आपका ये भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि संसाधन क्या है। आसान शब्द में बता दीजिएगा कि समस्त जैविक पदार्थ, जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं उसे ही संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, खनिज, वन एवं वन्य जीव, ये सभी के सभी ये संसाधन हैं। आसान शब्द में जानिए कि इस दुनिया में पाए जाने वाले वैसे सामान, वैसे पदार्थ जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है
उसे ही संसाधन कहते हैं। देखिए संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं मानवीय संसाधन तो दूसरा होते हैं प्राकृतिक संसाधन। यानी वैसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। और वैसे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे टेबल, कुर्सी, तो ये सभी के सभी मानवीय संसाधन हैं। अगला सवाल कहता है कि संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आसान शब्द बता दीजिएगा कि वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है, उसे ही संभावी संसाधन कहते हैं। जबकि वैसा संसाधन जिसका भंडारण संसाधन का ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जाता है, उसे ही संचित कोश संसाधन कहा जाता है। जैसे जल का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 3 को देखिए कि संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए बता दीजिएगा, संसाधनों की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में अहम भूमिका होती है, अतः इनका संरक्षण भी आवश्यक है। इनके लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देनी चाहिए। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए। संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना चाहिए, यानी रोक लगाना चाहिए। सीमित भंडार वाले संसाधनों का विकल्प हमें ढूंढना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए, संसाधनों के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। आज जितने भी नए नए संसाधनों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक की जो भूमिका है वो क्या क्या है। तो आप आसान से बताइएगा कि देखिए संसाधनों के निर्माण में तकनीक की भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित कोयला, पेट्रोलियम और खनिज बेकार पड़े हुए थे, किंतु तकनीकी ज्ञान के द्वारा हम उसे उपयोग के लायक बनाएं। इसी प्रकार से तकनीकी ज्ञान के द्वारा ही जल से विद्युत ऊर्जा, हवा से पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का विकास किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि सचमुच संसाधनों के निर्माण में तकनीक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देख लीजिए, सतत विकास क्या है। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों सतत विकास की अवधारणा वह रणनीति है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान अभावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण को बेहतर बनाया जा सके, अर्थात अर्थव्यवस्था का विकास सुचारू रूप से चलता रहे, इसे ही सतत विकास कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, और इसके तहत मकान, जमीन तथा तालाब इत्यादि आते हैं। दूसरा होते हैं सामुदायिक संसाधन। दोस्तों सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत भवन, पार्क, पिकनिक हॉल और खेल का मैदान इत्यादि आते हैं। उसके बाद में होते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्तों राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत नदी, वन, वन्यजीव, खनिज इत्यादि ये सब आते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसके अंतर्गत महासागर आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम लिखिए तथा इन मृदा में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। तो आसान से बताइएगा कि देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है ना, ये पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। उत्तर भारत यानी इसके गुजरात और राजस्थान में कुछ क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में प्रायः धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, दलहन हो गया इत्यादि की खेती की जाती है। अगला सवाल कहता है हमारा कि सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ऐसा सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च कृषि से अभिप्रायः सर्वोच्च कृषि द्वारा की जाने वाली कृषि से है। इस प्रकार की कृषि प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पे अधिक वर्षा होने के कारण उपजाऊ मिट्टी पानी में दह जाती है। अतः उपजाऊ मिट्टी को पानी में बहने से रोकने के लिए ही सर्वोच्च कृषि की जाती है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। कहता है कि चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है जी। और चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूरे 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आसान शब्द में बताइएगा कि देखिए चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिए। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए, 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए, सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध होनी चाहिए, विस्तृत बाजार उपलब्ध होनी चाहिए, यातायात के साधन विकसित होने चाहिए, कृषि के आधुनिक यंत्र जिसे खाद, बीज, कीटनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? है दोस्तों, याद रखिएगा सर्वोच्च रेखा मापन की एक मानक विधि है। वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही सर्वोच्च रेखा कहते हैं। ऐसे सवाल भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि खनिज क्या है? ये भी सवाल 2 नंबर में के लायक है। तो देखिए, वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के तल यानी अंदर से प्राप्त किए जाते हैं उसे ही खनिज कहते हैं। दोस्तों, खनिज के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है जी। एक होते हैं धात्विक खनिज, तो दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज। आसान शब्द में जानिए कि जिन खनिज में धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है, और जिस खनिज में धातु नहीं पाया जाता है उसे ही अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो ये दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।